दिल टूट गया है, दुनिया वीरान लगती है और प्लेलिस्ट में बस उदास गाने हैं। ये एहसास जाना पहचाना है ना? ब्रेकअप एक ऐसा भावनात्मक तूफान है जिसमें हम सब कभी कभी फंस जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 2000 साल पुरानी एक बुद्धिमत्ता इस मुश्किल घड़ी में आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकती है। आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि कैसे अपना ध्यान भटकाएं या बस किसी तरह सह लें। हम बात करेंगे कि कैसे स्टोइक दर्शन की मदद से आप रिश्ते के टूटने से न सिर्फ उभरे बल्कि और ज्यादा मजबूत बने। हमारे साथ बने रहिए और आप जानेंगे कि कैसे अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। तो ये स्टोइक आखिर कौन थे? ये सिर्फ वो कठोर लोग नहीं थे जो चोगे पहनकर अपनी भावनाओं को दबाते थे। बिल्कुल नहीं। सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑनरेलियस जैसे दार्शनिक मानव मनोविज्ञान के माहिर थे। उन्होंने सिखाया कि जब चारों ओर तूफान हो तब भी कैसे शांत और समझदार बने रहे। और ब्रेकअप यह सचमुच एक निजी बवंडर होता है। उनका दर्शन अपने मन को संभालने के लिए एक व्यावहारिक टूलकिट है। और आज हम उन्हीं उपकरणों को समझेंगे और आपकी स्थिति पर लागू करेंगे। तो शुरुआत कहां से करें जब दुनिया बिखर सी गई हो? पहला और शायद सबसे अप्रत्याशित स्टोइक कदम यह है कि आप यह दिखावा ना करें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लोकप्रिय छवि को भूल जाइए जहां एक पत्थर दिल ज्ञानी सभी मानवीय भावनाओं से अछूता हो। यह एक हॉलीवुड का मिथक है। असली स्टोइक अच्छी तरह समझते थे कि दर्द, कड़वाहट और निराशा क्या होती है। वे बस जानते थे कि इससे कैसे निपटना है। दर्द को अंदर दबाना या यह दिखाना कि वह मौजूद ही नहीं है, ठीक वैसे ही है जैसे पानी के नीचे एक बड़ी फुलाई हुई गेंद को जबरदस्ती रोके रखना। देर सबेर वह ऊपर आ ही जाएगी और उसका प्रभाव कहीं ज्यादा जोरदार होगा। आप इस बेमतलब की लड़ाई में बेहिसाब ऊर्जा बर्बाद कर देंगे। स्टोइक दर्शन एक अलग रास्ता सुझाता है। अपने दर्द का शिकार बनना बंद करे और उसके अन्वेषक बने। बस खुद से कहे, हाँ, मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है। यह एक सच्चाई है। मैं उदास महसूस कर रहा हूं। मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। मैं खालीपन महसूस कर रहा हूं। इन भावनाओं को स्वीकार करे। इन्हें एक नाम दे। इन्हें यूं ही रहने दे बिना खुद को इनके लिए दोषी ठहराए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप महीनों तक आंसुओं में डूब जाए। इसका मतलब है खुद को अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होने की इजाजत देना। आप लहर से लड़ नहीं रहे बल्कि बस देख रहे हैं कि वह कैसे गुजर जाती है। यह ठीक होने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब जब आपने ईमानदारी से अपने दर्द को सीधे सीधे देख लिया है तो हम स्टोइक दर्शन के एक प्रमुख हथियार को बाहर निकालते हैं। यह उनका गुप्त हथियार है, उनकी महाशक्ति। इसे नियंत्रण का द्वे विभाजन कहते हैं। सुनने में यह जटिल लगता है लेकिन इसका सार अविश्वसनीय रूप से सरल है। अभी इसी वक्त अपने ब्रेकअप से जुड़ी हर चीज को मानसिक रूप से दो हिस्सों में बांट लें। केवल दो हिस्सों में। पहला वह है जिसे आप बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते और दूसरा वह है जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। पहली श्रेणी में क्या आता है? आपके पूर्व साथी की भावनाएं, उसका या उसकी आपको छोड़कर जाने का फैसला। वह आपके बारे में अभी क्या सोचता या सोचती है? क्या वह आपको फिर से मैसेज करेगा या करेगी? इन चीजों को प्रभावित करने की कोशिश करना ही आपके 99% दुखों का कारण है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप पहले ही हार चुके हैं क्योंकि यह किसी और के मैदान में लड़ी जा रही है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, दूसरी श्रेणी। यह आपका अपना क्षेत्र है। यहां है आपके अपने विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके आज के कार्य, टहलने जाना या छत को घूरते हुए लेटे रहना, किसी दोस्त को मैसेज करना या पुरानी चैट फिर से पढ़ना। यहीं पर आपकी आजादी और आपकी असली ताकत छिपी है। यह साधारण मानसिक फिल्टर ही सब कुछ की नींव है। ये आपके ध्यान को लाचारी से हटाकर वास्तविक संभावनाओं पर केंद्रित करता है। अब हम पहली श्रेणी पर गौर करते हैं, उन चीजों पर जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाएं और कार्य शामिल हैं, जैसे उसका दूर जाने का निर्णय। और जब हमें ठेस पहुंचती है तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही,
हम अपनी सारी ऊर्जा इसी दिशा में लगा देते हैं। हम उसके फैसले को बदलने की कोशिश करते हैं। हम लंबे लंबे संदेश लिखते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वह कहाँ गलत है। हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम एक आदर्श जोड़ी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो वह किसी और तरह से प्रतिक्रिया देगा। क्या आप जानते हैं कि यह कैसा है? ये ऐसा है जैसे कोई ईंट की दीवार पर अपना सिर मार रहा हो, इस उम्मीद में कि वह हिल जाएगी। दीवार टस से मस नहीं होगी, लेकिन आपको सिरदर्द और चोटें जरूर मिलेंगी। हर वह मिनट जो ये सोचने में खर्च होता है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या मैं उसे वापस कैसे पाऊं, वह आपकी अपनी जिंदगी से चुराया गया एक मिनट है। स्टोइक दर्शन के अनुयायी कहते, तथ्य को स्वीकार करो, यह निर्णय आपका नहीं है, इस पर से अपना नियंत्रण छोड़ दो। किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी खुशी का जिम्मेदार मानने की जिम्मेदारी से हटा दो। वह पद अब खाली है और उसे आपको ही भरना होगा। अच्छा, जो चीजें हमारे बस में नहीं थीं, उनसे तो हमने निपट लिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, उस चीज पर जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। और वह, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं, विचार और कार्य हैं। असली काम यहीं से शुरू होता है। स्टोइकिज्म निष्क्रिय प्रतीक्षा का दर्शन नहीं है, यह कर्म का दर्शन है। आपकी वह ऊर्जा जो आप पहले किसी और को नियंत्रित करने की कोशिश में बर्बाद करते थे, अब आजाद है। और यह एक बहुत बड़ा संसाधन है। ये सारी शक्ति अब आपकी है। आप तय करते हैं कि इसे कहाँ लगाना है। आप इसे आत्म विनाश की ओर मोड़ सकते हैं। दिमाग में खुशहाल पलों को बार बार दोहराना, पुराने संदेशों को फिर से पढ़ना, साथ वाली तस्वीरें देखना, या आप इसे रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वह करना शुरू करें जिसे आप हमेशा टालते रहे हैं, जिम जाना, किसी कोर्स में दाखिला लेना, बस बाहर निकलना और पैदल चलना, यह देखना कि आपके आसपास की दुनिया अभी भी मौजूद है। स्टोइक ये नहीं कहते कि यह आसान है, वे कहते हैं कि यह संभव है, और यही शांति का एकमात्र रास्ता है। आप अपने मन और अपने कर्मों के स्वामी हैं। ठीक अभी, इसी पल, सोचिए, ऐसा कौन सा एक छोटा लेकिन उपयोगी काम है जो आप अभी इसी वक्त अपने लिए कर सकते हैं। ब्रेकअप के बाद हमारे दिमाग में उठने वाला सबसे पेचीदा और अंतहीन सवाल होता है, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों? उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? हम घंटों, दिनों, हफ्तों तक इन सवालों को अपने दिमाग में एक घिसी पिटी रिकॉर्ड की तरह बजाते रहते हैं। ये किसी हमसटर के पिंजरे में बिना कहीं पहुंचे दौड़ने जैसा है। आप अपनी बहुत सारी ऊर्जा इसी में खपा देते हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक स्टोइक व्यक्ति आपसे कहता, बस कीजिए, यह सरासर गलत सवाल है। क्यों का सवाल हमेशा अतीत की ओर देखता है, जिसे आप बदल नहीं सकते। ये ऐसी जगह न्याय की तलाश करता है जहां शायद वह हो ही ना। और सबसे बड़ी बात, यह आपको परिस्थितियों का शिकार बना देता है। स्टोइक दर्शन आपको इस सवाल को पूरी तरह बदलने का एक क्रांतिकारी रास्ता दिखाता है। ऐसा क्यों हुआ? पूछने के बजाय अपने आप से पूछिए, मैं अब इसके बारे में क्या कर सकता हूं? क्या आपको फर्क महसूस हुआ? पहला सवाल आपको निष्क्रिय और लाचार बनाता है, जबकि दूसरा आपको सक्रिय और रचनात्मक शक्ति देता है। यह आपको तुरंत उस अतीत से बाहर निकालता है जहां आप बस असहाय थे, और उस वर्तमान में लाता है जहां सारी बागडोर आपके हाथ में है। ये आपको परिस्थितियों के शिकार से उस इंसान में बदल देता है जो उन पर अपनी प्रतिक्रियाओं को खुद नियंत्रित करता है। ध्यान का यह छोटा सा बदलाव एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो आपको स्तब्धता से बाहर निकालकर आपकी जिंदगी की बागडोर फिर से आपके हाथों में थमा देता है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, आपकी पीड़ा की असली जड़ तक। महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक एपिक्टेटस ने एक अद्भुत बात कही थी, लोगों को चीजें नहीं, बल्कि उन चीजों के बारे में उनकी धारणाएं परेशान करती हैं। इस वाक्य पर जरा गौर कीजिए। आपको असहनीय पीड़ा सिर्फ ब्रेकअप का तथ्य नहीं दे रहा है,
आपको चोट पहुंचा रहा है उस घटना के बारे में। आपका अपना नजरिया, आपका अपना निर्णय, आपके मन में चल रही वो ख्याल, जो कुछ ऐसा है। यही तो एक आपदा है। मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई। मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। यही नाटकीय सोच और निर्णय एक साधारण घटना को ब्रह्मांडीय त्रासदी में बदल देते हैं। रिश्ता टूटना अपने आप में तो बस एक तथ्य है। दो लोग अब साथ ही नहीं रहे। ये एक तटस्थ घटना है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश का होना या सूरज का उगना। इसे दर्दनाक या विनाशकारी हम अपनी सोच से बनाते हैं। स्टोइक आपसे जुदाई का जश्न मनाने को नहीं कहते। वे आपसे सिर्फ निष्पक्ष रहने को कहते हैं। आप खुद से ये नहीं कहते, वाह, हम अलग हो गए। आप कहते हैं, रिश्ता खत्म हो गया। यह एक सच्चाई है। मुझे इससे दुख है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का अंत नहीं है। घटना और उस पर आपकी प्रतिक्रिया को अलग अलग देखिए। उनके बीच एक दूरी है, और इसी दूरी में आपकी आजादी छिपी है। तो हमने पाया है कि समस्या की जड़ हमारी सोच या हमारे दृष्टिकोण में है। इसलिए हमें उसी पर काम करना होगा। आइए एक विचार प्रयोग करके देखें। आपकी मौजूदा सोच शायद यह है, यह सबसे बुरी चीज है जो मेरे साथ हो सकती थी। यह सोच आप में हताशा, दर्द और बेबसी ले आती है। ये आपको पंगु बना देती है। तो अब कोशिश करते हैं इसे नए ढंग से कहने की, इसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ और कम भयावह बनाने की। उदाहरण के लिए ऐसे, यह रिश्ता खत्म हो गया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, और अब मुझे बहुत उदासी और दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन इससे मेरा पूरा भविष्य तय नहीं होता। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि भावनात्मक स्थिति में कैसे बदलाव आ रहा है? हम दर्द को नकार नहीं रहे हैं। हम बस उस त्रासद पहलू को हटा देते हैं। या एक और सोच, मुझे अब कोई नहीं चाहता, चाहती। इसे बदल दें इस सोच से, इस खास व्यक्ति ने फैसला किया कि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता, चाहती। यह उसका चुनाव है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बुरा हूं, बुरी हूं, या मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। यह न तो आत्म धोखा है और न ही सकारात्मक सोच है। यह यथार्थ को साफ साफ देखने का अभ्यास है। आप ज्यादा सोचना और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखना छोड़ देते हैं। आप बस तथ्यों को स्वीकार करते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है। आपका दिमाग आदत के तौर पर नाटकीयता की ओर खींचेगा। लेकिन हर बार जब आप खुद को किसी विनाशकारी सोच में पाएंगे और जानबूझकर उसे ज्यादा यथार्थवादी सोच में बदलेंगे, तो आप खुद पर उसकी पकड़ को कमजोर करते जाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रेकअप के दर्द से उभरने का मतलब है तब तक पीड़ा झेलना, जब तक आप खुद को और दुनिया को अपने गहरे एहसास ना दिखा दें। परंतु स्टोइक दर्शन इसे अलग नजरिए से देखता है। यह निरंतर पीड़ा सहने की वकालत नहीं करता। इसके विपरीत, यह इसे आपके सबसे कीमती संसाधन, आपके समय और आपके जीवन की एक तर्कहीन बर्बादी मानता है। हाँ, आपको दुख मनाने के लिए खुद को समय देना चाहिए। यह एक बेहद जरूरी पड़दी हाव है, लेकिन इसे सचेत रूप से लें। कल्पना कीजिए कि आपका शोक मनाना एक परियोजना है। इसकी एक शुरुआत है, पर इसका एक अंत भी होना चाहिए। आप खुद से कह सकते हैं, ठीक है, मैं खुद को रोने, उदास फिल्में देखने और आइसक्रीम खाने के लिए एक हफ्ता देता हूं। मैं खुद को पूरी तरह इन भावनाओं में डूब जाने की इजाजत देता हूं। लेकिन इस अवधि के बाद आप जानबूझकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप अपनी मानसिकता बदल रहे हैं। आप सक्रिय रूप से पीड़ा को बढ़ाना बंद कर देते हैं और सक्रिय रूप से स्वस्थ होने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं। यह कोई निराशावाद नहीं है। यह अपने जीवन के प्रति एक गहरा सम्मान है। जीवन चलता रहता है, और यह इतना कीमती है कि इसे पूरी तरह अतीत पर शोक मनाने में समर्पित नहीं किया जा सकता। शोक के लिए समय निकाले और फिर जीवन जीने के लिए समय निकाले। हमारा मन एक अद्भुत टाइम मशीन है, खासकर किसी रिश्ते के टूटने के बाद। यह हमें बड़ी आसानी से कभी एक ऐसे आदर्श अतीत में ले जाता है जहां सब कुछ शानदार था, तो कभी अकेलेपन और डर से भरे एक चिंताजनक भविष्य में, और वर्तमान पल में हम शायद ही कभी होते हैं। हम शारीरिक रूप से काम पर बैठे होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कल की बातचीत को दोहरा रहे होते हैं।
हम दोस्तों के साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में रिश्तों में की गई अपनी गलतियों की लिस्ट बना रहे होते हैं। स्टोइक दार्शनिक इसे मन का भटकना कहते थे और इसे दुख के मुख्य कारणों में से एक मानते थे। उनका नुस्खा सरल और शानदार है। अभी और यही में वापस आएं। माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास करें। ये कैसे करें? बहुत आसान है। जब आप खुद को पाते हैं कि आपके विचार फिर से भटक गए हैं, तो धीरे से लेकिन दृढ़ता से उन्हें वापस लाएं। खुद से पूछे, मैं अभी कहाँ हूं? मैं क्या देख रहा हूं? मैं क्या सुन रहा हूं? मैं शारीरिक रूप से क्या महसूस कर रहा हूं? अपनी कॉफी के स्वाद पर ध्यान दें, बर्तन धोते समय गर्म पानी के एहसास पर, अपनी सांसों की लय पर। खुद से पूछे, इस बिल्कुल इसी पल में मैं अपने लिए क्या उपयोगी कर सकता हूं? कल नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, बल्कि अभी, इसी वक्त। हो सकता है यह सिर्फ एक कप चाय पीना हो या एक छोटी सी सैर। यह अभ्यास आपको जमीनी बनाता है। यह आपको अतीत के भ्रमों और भविष्य की चिंताओं की कैद से बाहर निकालता है और आपको एकमात्र वास्तविकता में वापस लाता है। जो आपके पास है वह है वर्तमान। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल चीज की, उस व्यक्ति की जो कभी आपकी दुनिया का केंद्र था और अब वो कौन है? ऐसे मामलों के लिए स्टोइक दर्शन ने एक बहुत उपयोगी, हालांकि पहली नजर में थोड़ा सख्त लगने वाली अवधारणा पेश की है। बाहरी उदासीन वस्तुएं, एक्सटर्नल इंडिफरेंट थिंग्स। रुकिए, तुरंत नाराज मत होइए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उस इंसान की परवाह नहीं करनी चाहिए या वो बुरा है। हरगिज नहीं। स्टोइक अर्थ में उदासीन का मतलब उन चीजों से है जो आपकी आत्मा या आपके मन के लिए ना तो पूर्ण भलाई है और न ही पूर्ण बुराई। आपकी खुशी, आपकी मानसिक शांति, आपका सद्गुण, यही वास्तविक शुभ है। और बाकी सब कुछ, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपकी प्रतिष्ठा और हाँ, दूसरे लोग भी, ये सब बाहरी है। आप बेशक उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक शांति इस पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। अपने पूर्व साथी को इस श्रेणी में रखकर आप अपनी चेतना में एक क्रांति लाते हैं। आप खुद से कहते हैं, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। यह व्यक्ति मेरे जीवन में हो सकता है या नहीं भी, लेकिन मेरी मानसिक शांति इसके कारण भंग नहीं होनी चाहिए। यही सच्ची भावनात्मक स्वतंत्रता है। आप दूसरों के फैसलों के बंधक नहीं रहते और अपनी मन की दशा के स्वामी बन जाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपने रोज इन रिश्तों में कितना समय, कितनी ताकत और कितनी मानसिक ऊर्जा लगाई थी? साथ भविष्य की योजनाएं बनाना, त्योहारों पर क्या तोहफा दें, यह सोचना, झगड़ों को लेकर परेशान होना, मुलाकातों की खुशी, यह सब एक बहुत बड़ा संसाधन था। और रिश्ता टूटने के बाद आपके समय और ऊर्जा के बजट में एक बहुत बड़ा खालीपन आ जाता है। प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं है। अगर आप जानबूझकर यह तय नहीं करते कि इस खाली हुई ऊर्जा को कहां लगाना है, तो आपका दिमाग अपनी आदत के अनुसार इसे दुख और आत्ममंथन पर ही लगा देगा। स्टोइक लोग बड़े व्यावहारिक होते थे। वे पूछते, ठीक है, तुम्हें एक अनमोल संसाधन वापस मिल गया है। अब इसे निवेश करने की तुम्हारी क्या योजना है? और यह एक शानदार सवाल है। अब आप ये घंटे और भावनाएं कहां लगाएंगे? शायद उस नई भाषा को सीखने में जिसका सपना आपने बरसों से देखा था, उस खेल में जो आपको मजबूत और स्वस्थ बनाएगा, उन किताबों को पढ़ने में जिन पर कब से धूल जम रही है, दोस्तों के साथ समय बिताने में जिसके लिए आपको कभी फुर्सत ही नहीं मिली। आपका काम सिर्फ खालीपन भरना नहीं है। आपका काम है खुद में एक फायदेमंद निवेश करना। अपनी कमी को अपनी ताकत में बदल दें। इस सारी शक्तिशाली ऊर्जा को अपने विकास पर लगाइए। यही दर्द से उबरने का सबसे उत्पादक तरीका है। आप जानते हैं कि स्टोइक दर्शन के लोग जीवन की मुश्किलों को सजा नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का एक मौका मानते थे। सेनेका ने कहा था कि शांत समंदर कभी एक कुशल नाविक नहीं बना सकता। ब्रेकअप आपका अपना तूफान है और यही वह सुनहरा मौका है जब आप एक माहिर नाविक बन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि जिंदगी आपकी आत्मा के लिए एक कसरत घर, जिम है और अभी आपको सबसे मुश्किल लेकिन सबसे असरदार कसरत मिली है। हर दर्द भरी याद,
अकेलेपन का हर पल या एक्स को मैसेज करने की हर बेचैनी यह हताश होने की वजह नहीं है। ये एक सेट है। इस समय आप अपनी सहन शक्ति, अपनी जागरूकता और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता का अभ्यास कर सकते हैं। जब आपको खुद पर तरस खाने का मन करे, तो आप अपना ध्यान हटाने का अभ्यास करते हैं। जब गुस्सा आपको घेर ले, तो आप उस भावना को सिर्फ देखते हैं, बिना उसके बहकावे में आए। यह सिर्फ पॉजिटिव रहने का दिखावा नहीं है। यह एक गंभीर भीतरी काम है और अपने आवेगों पर हर ऐसी छोटी जीत के साथ आपकी आंतरिक शक्ति और मजबूत होती जाती है। आप सिर्फ तूफान के गुजरने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सबसे मुश्किल हालातों में अपने जहाज को चलाना सीख रहे हैं। और जब ये तूफान शांत होगा, तो आप थके हारे और टूटे हुए नहीं, बल्कि एक मजबूत, अनुभवी और अपनी जिंदगी के कुशल कप्तान बनकर उभरेंगे। अब बात करते हैं स्टोइक दर्शन के एक अहम गुण की, साहस की। जब हम यह शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में तुरंत किसी योद्धा का चित्र उभरता है, जो युद्ध के मैदान में खड़ा हो। लेकिन हमारी मौजूदा स्थिति में साहस का मतलब कुछ और ही है। ब्रेकअप के बाद का साहस डर का न होना नहीं है। नहीं, डर तो बहुत होंगे। अकेलेपन का डर, यह डर कि आपको फिर कभी कोई नहीं मिलेगा, यह डर कि आप अकेले संभाल नहीं पाएंगे। साहस इन सभी डरों के बावजूद आगे बढ़ने और काम करने की क्षमता है। ये छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी कदम है। अकेले सिनेमा जाना या कैफे में बैठना साहस है। भले ही आपको लगे कि सब आपको तरस भरी नजरों से देख रहे हों। यह जानबूझकर उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को न देखना, भले ही आपके हाथ बार बार फोन की तरफ बढ़ रहे हों। आधी रात में उसे मैसेज करने की इच्छा को ना कहना भी साहस है। हर बार जब आप अपने डर के खिलाफ जाकर कुछ करते हैं, तो आप और ज्यादा मजबूत बनते हैं। आप खुद को ही साबित करते हैं कि आपकी जिंदगी रुक नहीं गई है। आप अपने कंफर्ट जोन, आराम के दायरे को बढ़ाते हैं, जो ब्रेकअप के बाद सिकुड़कर आपके अपार्टमेंट तक सीमित रह गया था। डर के जाने का इंतजार मत कीजिए। हो सकता है वह तुरंत न जाए। बस छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते रहिए, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपने कितनी लंबी दूरी तय कर ली है। अगला गुण जिसे हमें अपने अंदर विकसित करना है, वह है विवेक। अब जब पहली सबसे तीव्र भावनाएं थोड़ी शांत हो गई हैं, तो ये शांत और ईमानदारी से विश्लेषण करने का समय है। लेकिन सावधान रहे, ये आत्मनिंदा या दोष ढूंढने का प्रयास नहीं है। यह एक समझदार अन्वेषक का काम है। एक कागज का टुकड़ा लें या अपने नोट्स खोलें और बीते हुए रिश्ते को निष्पक्ष भाव से देखने की कोशिश करें। खुद से सही सवाल पूछें, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकती हूं? मैंने अपने बारे में, अपनी जरूरतों और अपनी सीमाओं के बारे में नया क्या सीखा? मैंने कौन सी गलतियां की और भविष्य में मैं उनसे कैसे बच सकती हूं? इस रिश्ते में वास्तव में क्या कीमती था और क्या सिर्फ एक भ्रम था? यह सब खुद को कोसने के लिए नहीं, बल्कि और ज्यादा समझदार बनने के लिए करना जरूरी है। यह किसी बड़े प्रोजेक्ट के बाद की समीक्षा जैसा है। आप खुद को डांटते नहीं हैं, बल्कि जानकारी का विश्लेषण करते हैं, ताकि अगला प्रोजेक्ट और बेहतर बन सके। यह तरीका आपके दर्दनाक अनुभव को एक बहुमूल्य संपत्ति में बदल देता है। आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोते, बल्कि समझदारी हासिल करते हैं। आप अपने घाव के निशान को अनुभव के प्रतीक में बदलते हैं, जो भविष्य में आपको किसी और के लिए एक बेहतर साथी बनाएगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं। कभी कभी जब हम किसी समस्या से घिरे होते हैं, तो वे हमें बहुत बड़ी और सब कुछ खत्म कर देने वाली लगती है। सारी दुनिया बस हमारे दर्द के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इससे निपटने के लिए स्टोइकों के पास ध्यान की एक अद्भुत तकनीक थी, जिसे ऊपर से देखना या ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य कहा जा सकता है। इसे अभी करके देखें। अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप धीरे धीरे अपने घर के ऊपर उठ रहे हैं। आपको अपना मोहल्ला, अपना शहर दिखाई देता है, और ऊपर उठे, आप अपने देश को एक महाद्वीप के हिस्से के रूप में देखते हैं। और भी ऊपर, और अब आपके सामने पूरी पृथ्वी है, एक नीला गोला जो अनंत,
गहरे अंतरिक्ष में तैर रहा है। अब इस ऊंचाई से खुद को ढूंढने की कोशिश करें। अपनी समस्या को, अपने अलगाव को देखने की कोशिश करें। ये शहर के पैमाने पर कैसी दिखती है, ग्रह के पैमाने पर, ब्रह्मांड के पैमाने पर। यह अभ्यास आपकी भावनाओं को कम आंकने के लिए नहीं है। नहीं, आपका दर्द वास्तविक है, लेकिन यह तकनीक आपको सही परिप्रेक्ष्य वापस लाने में मदद करती है। यह दिखाती है कि आपकी समस्या, चाहे वह अभी कितनी भी बड़ी क्यों न लग रही हो, आपके जीवन और दुनिया के इतिहास की विशाल तस्वीर में बस एक छोटा सा अंश मात्र है। यह जुनून की उस मजबूत पकड़ को थोड़ा ढीला करने में मदद करता है। आप समझते हैं कि जीवन इन रिश्तों से कहीं ज्यादा बड़ा है, और यह एहसास एक बड़ी राहत लाता है। नाराजगी और दर्द की आग में अक्सर एक तीव्र इच्छा पनपती है, बदला लेने की, या कम से कम कुछ साबित करने की। यह साबित करने की कि आपके बिना उसे या उन्हें कितना बुरा लगेगा। सोशल मीडिया पर दिखाना कि आप कितने खुश हैं, भले ही सच्चाई कुछ और हो। अपनी नई जिंदगी का दिखावा करना ताकि उनमें ईर्ष्या जागे। स्टोइक दर्शन के नजरिए से यह सबसे हारने वाली रणनीतियों में से एक है। क्यों? क्योंकि अपने पूर्व साथी को कुछ साबित करने की कोशिश करके आप अब भी उसे अपनी दुनिया का केंद्र बनाए रखते हैं। आपका जीवन, आपके सारे काम अभी उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। आपने उसे जाने नहीं दिया है। आपने बस प्लस के निशान को माइनस में बदल दिया है। आप अब भी उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर हैं। असली ताकत और सबसे अच्छा सबूत आपकी सच्ची, दिल से निकली शांति और अपने खुद के जीवन पर ध्यान केंद्रित करना है। लोगों के लिए नाटक करना बंद करें। वह सारी ऊर्जा जिसे आप बदले पर खर्च करना चाहते थे, उसे अपनी ओर मोड़े। अपने लिए बेहतर बने, अपने लिए सद्भाव खोजे, अपने लिए एक दिलचस्प जिंदगी जिए। विडंबना यह है कि अतीत के प्रति आपकी सच्ची उदासीनता और वर्तमान में आपका पूरा डूब जाना ही वास्तव में यह दर्शाता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। एक ऐसा जीवन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें आप खुश रहे, चाहे कोई आपको देख रहा हो या नहीं। हमारा दिमाग बड़ा धोखेबाज होता है, खासकर जब बात अतीत की हो। ब्रेकअप के बाद ये एक खास फिल्टर चालू कर देता है जिसे रोमांटिक नॉस्टैल्जिया कहते हैं। ये हमारी याददाश्त से सभी जगत गलत फहमियों, नीरस शामों और उन पलों को मिटा देता है जब हमें बुरा महसूस हुआ था। इसके बजाय, जैसे किसी अच्छी फिल्म में, ये केवल सबसे उज्जवल, खुशहाल और आदर्श पलों को ही दोहराता है। पहली मुलाकात, सबसे अच्छी छुट्टियां, सबसे प्यारे शब्द, और फिर आप बैठे बैठे सोचने लगते हैं, हम एक आदर्श जोधी थे, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा खो दिया। स्टोइक विचारकों ने ऐसी आदर्शवादी सोच से आगाह किया था। उन्होंने ईमानदारी और यथार्थवाद का आह्वान किया। आपका काम है खुद को धीरे से पर लगातार यह याद दिलाना कि आपका दिमाग जो तस्वीर बनाता है वह अधूरी है। हाँ, अच्छे पल जरूर थे, लेकिन अलग होने की कुछ वजह भी तो थीं। उन्हें याद करें। यह इसलिए नहीं कि आप गुस्सा करें या किसी को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए ताकि आप पूरी और संतुलित तस्वीर देख सकें। रिश्ता आदर्श नहीं था, वरना वह खत्म नहीं होता। इस सच को स्वीकारना उन सुनहरी यादों से विश्वासघात नहीं है। यह मानसिक स्पष्टता और उपचार की दिशा में एक कदम है। अपने आप से ईमानदार रहे। यह आदर्श अतीत को खोने के दर्द को कम करने में मदद करेगा, जो शायद कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ब्रेकअप के बाद अक्सर यह सलाह दी जाती है कि नया प्यार पुराने को भुला देता है, यानी पुराने दर्द से उबरने के लिए तुरंत कोई नया साथी ढूंढ लो। लेकिन एक समझदार और आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए यह अपनी समस्याओं से भागना है, न कि उनका समाधान। कल्पना कीजिए, आपकी टांग टूट गई है। क्या आप दर्द को भुलाने के लिए तुरंत मैराथन दौड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, आप पहले हड्डी को जुड़ने का समय देंगे। ठीक यही बात मन के साथ भी है। जल्दबाजी में नया रिश्ता खोजना एक बाहरी सहारे की तलाश है, जबकि आपको खुद अपनी जिंदगी में फिर से खड़ा होना सीखना है। आपकी मुख्य प्राथमिकता अब यह होनी चाहिए कि आप अकेले रहकर खुश या कम से कम शांत रहना सीखें। अपने भीतर एक मजबूत आधार विकसित करें। यह समझना जरूरी है कि आपकी खुशी किसी साथी के होने
या न होने पर निर्भर नहीं करती। अगर आप जरूरतमंद, निराश और अकेलेपन की भावना से नए रिश्ते में प्रवेश करते हैं, तो संभावना है कि आप पुरानी गलतियों को ही दोहराएंगे या नई मुश्किलें खड़ी करेंगे। पहले एक संपूर्ण, आत्मनिर्भर व्यक्ति बने, अपने आंतरिक संतुलन को बहाल करें और फिर खालीपन की बजाय परिपूर्णता की स्थिति से ही आप एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ता बना पाएंगे। किसी बचाने वाले की तलाश न करें, खुद अपने तारणहार बने। जब हम कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण खो देते हैं, तो हमारा मन सिर्फ उसी नुकसान पर केंद्रित हो जाता है। पूरी दुनिया बेरंग लगने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। ऐसे पलों में प्राचीन स्टोइक विचारक मन के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास की सलाह देते हैं, और वह है कृतज्ञता। हाँ, बिल्कुल कृतज्ञता। जब आप इतने गहरे दुख में हो, तो ये बात अटपटी या बेतुकी लग सकती है, परंतु इसकी मूल भावना इसी में निहित है। ये ध्यान को एक अलग दिशा में मोड़ने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। इस बात पर सोचने के बजाय कि आपके पास क्या नहीं है, खुद को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करे जो आपके पास अभी भी है। एक कलम उठाए और कम से कम 5 ऐसी बातें लिखे जिनके लिए आप अभी कृतज्ञ हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि वे बहुत बड़ी या असाधारण हो। एक कप गर्म चाय, किसी मित्र का सहयोग, खिड़की से दिखती सुहावनी धूप, आपका अच्छा स्वास्थ्य, देखने, सुनने और चलने की आपकी क्षमता। शुरुआत में यह थोड़ा बनावटी लग सकता है, लेकिन अगर आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सोच और दृष्टिकोण में कितना बदलाव आ रहा है। आप पाएंगे कि आपका जीवन इस पल में भी केवल हानि तक सीमित नहीं है। इसमें अब भी बहुत कुछ अच्छा बचा है। यह अभ्यास आपके दर्द को भले ही खत्म न करे, पर यह आपको जीवन की समग्रता का एहसास वापस दिलाता है और आपको निराशा के अथाह सागर में डूबने से बचाता है। और अंत में स्टोइक दर्शन का सबसे शक्तिशाली और शायद पहली नजर में सबसे निराशाजनक सिद्धांत, मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु का स्मरण करो, घबराइए मत। इस स्मरण का उद्देश्य आपको अवसाद में डालना नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति असाधारण स्पष्टता और गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। स्टोइक दार्शनिक खुद को लगातार याद दिलाते थे कि इस धरती पर हमारा समय सीमित है। हर एक दिन हमारा अंतिम दिन हो सकता है। और जब आप अपने दुखों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उनका पैमाना ही बदल जाता है। खुद से पूछिए, अगर मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल या 1 महीना बचा होता, तो क्या मैं यह समय बीते हुए कल का शोक मनाने में बिताता? जवाब साफ है, नहीं। आप इस समय को पूरी तरह आनंद और अर्थपूर्ण तरीके से जीना चाहेंगे। मेमेंटो मोरी एक उत्कृष्ट प्रेरक है। यह हर अनावश्यक चीज को दूर कर देता है। वह सारा मानसिक कष्ट, शिकायतें और पछतावे उस व्यक्ति के लिए जिसने आपके जीवन से जाने का फैसला किया, अनंत काल के सामने कितने छोटे और तुच्छ लगते हैं। यह सिद्धांत आपको वर्तमान की कद्र करना सिखाता है। ये आपको अपनी जिंदगी को जब सब कुछ ठीक हो जाएगा या जब मुझे बेहतर महसूस होगा कि इंतजार में टालने से रोकता है। आपका जीवन ठीक अभी है और ये इतना छोटा और कीमती है कि इसे उन चीजों पर दुखी होने में बर्बाद नहीं किया जा सकता जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जिए इसी पल में। और यहीं पर स्टोइक दर्शन का असली कमाल नजर आता है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो ब्रेकअप कोई ऐसी त्रासदी नहीं रह जाती जो बस आपके साथ हो गई। ये आपकी जिंदगी की कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। ये कोई ऐसा घाव नहीं जिसे छिपाना पड़े, बल्कि आपकी अंदरूनी ताकत का सबूत है। यह वो पल है जब आपने बड़े से बड़े दर्द का सामना किया और टूटे नहीं, बल्कि होशपूर्वक चुना कि उससे कैसे निपटना है। आप परिस्थितियों के शिकार बनने के बजाय अपनी जिंदगी के शिल्पकार बन जाते हैं। आपने सिर्फ ब्रेकअप को झेला नहीं, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया ताकि आप और समझदार, मजबूत और आजाद बन सके। संक्षेप में कहें तो स्टोइक दर्शन यह वादा नहीं करता कि दर्द होगा ही नहीं। ये आपको ऐसे औजार देता है ताकि यह दर्द आपको तोड़ न दे, बल्कि आपको और मजबूत बनाए। यह आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है
जो आपके नियंत्रण में है, यानी आपके विचारों और आपके कर्मों पर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आधुनिक जीवन के लिए व्यावहारिक दर्शन पर हमारे नए वीडियो न चूके। और अब आपके लिए एक सवाल, स्टोइक दर्शन का कौन सा सिद्धांत आपको इस वक्त सबसे ज्यादा उपयोगी लगा? या हो सकता है कि ब्रेकअप से निपटने का आपके पास अपना कोई आजमाया हुआ तरीका हो। अपने अनुभव को कमेंट्स में साझा करें ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें।